हाय गाइस, हाय एवरीवन, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम विभोर, associated with InstaSolve as a physics expert. हाय गाइस, बच्चों हो सकता है लैंडस्केप मोड में आ रहा होगा ये, तो आप उसको एक बार पोर्ट्रेट मोड पे कर लीजिए बैक में जाके। अगर आपको चैट्स में पार्ट लेना है, आपको कमेंट करना है कुछ, तो आप पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हैं और फिर वापस आप लैंडस्केप मोड में आ सकते हैं। ओके, हाय हाय गाइस, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए उसको। हाँ, एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए, एक बार बैक जाके रिफ्रेश कर लीजिए, तभी ठीक हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। तो अब हम ग्रेविटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं और इस ग्रेविटेशन को हम कंप्लीट करेंगे फ्रॉम दी स्टार्टिंग टू एंड, राइट। हाय, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो ग्रेविटेशन, ये तो सबने देखा ही होगा, बहुत ही फेमस पिक्चर है ये। तो क्या हुआ था इस पिक्चर में, जनरली क्या स्टोरी पढ़ी है हम लोगों ने। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Guys, our today's topic is gravitation. We will start with gravitation and lecture wise lecture we will proceed forward in this chapter only. We will do numerical problems also based on JEE mains pattern, JEE advanced and NEET also. Good evening. तो बच्चों ग्रेविटेशन की मैथमेटिक्स को इवॉल्व करने में न्यूटन का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उससे पहले जो ग्रेविटेशन की स्टडी थी वो काफ़ी लोग करते थे। तो जैसे इंडिया में भी काफ़ी साइंटिस्ट थे और फॉरेन में भी थे। अब एज़ यूजुअल की इंडियन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का नाम नहीं आता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने की नहीं है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने भी बहुत इसकी ग्रेविटेशन के ऊपर स्टडी की है और हमारी तो एस्ट्रोलॉजी पूरी डिपेंड ही सब इसी पे करती है, ठीक है। तो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसमें टॉपिक देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ने हैं ग्रेविटेशन में, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में देखो, पहला हम स्टार्ट करेंगे केप्लर्स लॉ से, राइट। उसके बाद हम जाएंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थर्ड टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आवर फोर्थ टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आवर फिफ्थ टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, राइट। इसी में हमारा ये टॉपिक एक और आएगा, रिलेशन बिटवीन दी पोटेंशियल एंड दी ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद हम पढ़ेंगे एस्केप स्पीड और मोशन ऑफ अ सैटेलाइट। अब इसमें से बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ उस पर। आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। प्रॉपर क्लासरूम की तरह यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बच्चों एक तो केप्लर्स लॉ पे आते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस से रिलेटेड वाले आते हैं, राइट। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इसमें, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक मोशन ऑफ सैटेलाइट है जिस पे से क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं इस पे। और एक है हमारा ये पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, राइट। बाकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो वही फोर्स का फॉर्मूला है सिंपल, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। फिजिक्स है बच्चों, ग्रेविटेशन फिजिक्स में ही तो पढ़ते हो। नोटिफिकेशन नहीं देखा था क्या?
हाँ, और वाइटल वेलोसिटी भी आएगी, सब आएगा। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इस टॉपिक पे हमको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, ठीक है। तो वो पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो ये थोड़ी सी रिसर्च है आपके लिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है केपलर्स लॉ, उसको समझते हैं क्या है वो और कैसे आया था, ठीक। तो केपलर्स लॉ बच्चों जो आया था हमारा, केपलर ने एक्सप्लेनेशन दिया था लॉस का। क्या दिया था उसने, उसके वो भी असिस्टेंट था किसी का, तो जब वो उनकी किताबें पढ़ रहा था अपने गुरुजी की, हिज सीनियर टीचर जो थे उसके, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की थी, नेकेड आई से ऑब्जर्वेशन किया था कि कौन से प्लैनेट का मोशन कैसे है। मतलब आप बस नेकेड आई से ना वो डेली डेली नोट करते जाते थे। तो उसको डिसाइफर करने में केपलर को 16 ईयर्स लगे थे और वो अल्टीमेटली 3 कंक्लूजन पे पहुंचा था जो आज केपलर लॉस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। स्लोली और स्लो चलना है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। बच्चों ऑलरेडी इतना स्लो चल रहा है, तो केपलर का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट, इज इट इजी सर? हाँ इजी है, काफ़ी इजी है यार। ग्रेविटेशन इजी है, स्कोरिंग है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं, राइट। और एडवांस का तो बहुत फेवरेट टॉपिक है ग्रेविटेशन, क्योंकि इसमें आप इंटीग्रल कैलकुलस काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का पार्ट है जो, तो वो हम देखेंगे कहाँ यूज़ करते हैं, राइट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है बच्चों। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है? केपलर का फर्स्ट लॉ है दैट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विच इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई, राइट। तो ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब लॉ ऑफ ऑर्बिट्स तो बहुत सिंपल है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जो प्लैनेट्स होते हैं या सैटेलाइट्स होती है वो जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन शो करते हैं, राइट। सेकेंड लॉ है इसका लॉ ऑफ एरियाज। केपलर्स सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एरियाज। तो इसका क्या मीनिंग है? व्हाट इज केपलर सेकेंड लॉ? इट स्टेट्स दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट, राइट। What does this mean? What is the meaning of this aerial velocity? The line joining the sun and the planet sweeps equal area in equal interval of time, right? तो let's say यहाँ देखो बच्चों इस पिक्चर में कि ये 1 से 1 डैश पोजीशन में मूव किया है एक प्लैनेट, और यहाँ 2 से 2 डैश पोजीशन में एक प्लैनेट ने मूव किया, राइट। तो सेम प्लैनेट है, इस सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेट्स से इट इज अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। तो 1 से 1 डैश तक जाने में जो एरिया ये वाला कवर हुआ, जो नेट आपको दिख रहा है ये शेडेड पोर्शन, ये एरिया जो होगा वो इक्वल होगा जो 2 से 2 डैश जाने में एरिया जो लगा, हमारा एरिया निकल के आया है। तो A1 और A2 की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी, ठीक है। A1 विल बी इक्वल टू A2। बट ये मैथमेटिकली हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। ऑर्बिटल वेलोसिटी कम्स अंडर विच, अंडर क्वेश्चन मार्क क्या कर रखा है बेटा? ये मोशन इन सैटेलाइट्स में पढ़ेंगे। जब हम मोशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी पे अभी मत जाओ, अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक बना रहे हैं अपना, उस पर ध्यान दो। जैसे आगे आगे चलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी भी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, पोटेंशियल भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो इसका देखो मैथमेटिकली हम इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि A1 इज इक्वल टू A2, तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इस पर क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। डेल्टा ए, मान लो ये जो एरिया यहाँ पे हमारा डेल्टा ए एरिया जो कवर होगा 1 से 1 डैश जाने में। सर एरर अकर्ड, बेटा एरर आ रहा है तो आप एक बार फिर से वापस जाइए और दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा सब।
ठीक है, फटाफट से गो बैक एंड ज्वाइन अगेन। बच्चों जल्दी से ज्वाइन कर लो। एक्सप्लेन इन डेप्थ, हाँ पूरा डेप्थ में ही चलेंगे, लेकिन इतना डेप्थ में भी नहीं चलेंगे कि हमारा चैप्टर खत्म होने में 10 दिन लग जाए, ठीक है। तो जैसे आपके एग्ज़ाम पास में है, जनवरी में आपका पेपर है, फिर आपका पेपर अप्रैल में है, तो ऐसे इसको प्रिपेयर करेंगे कि आप जनवरी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे इतना डेप्थ में जाके हमें रिसर्च नहीं करनी है ग्रेविटेशन में, हमको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ये चैप्टर, राइट। ओके, सो कैन यू टेल मी द एरिया, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो डेल्टा ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाफ आर, जो इसकी यहाँ से रेडियस होगी, लेट्स से इट इज आर, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, जो छोटा सा ये वाला सरकमफ्रेंस का पार्ट है, ये कितना होगा, जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे प्लैनेट की v इंटू डेल्टा टी, उसको जितना टाइम लगा, ठीक। तो v इंटू डेल्टा टी, 1 से 1 डैश जाने में जो टाइम लगा वो डेल्टा टी है। तो जब आप वेलोसिटी को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा थोड़ा सा, तो r क्रॉस v डेल्टा टी, राइट। अब डेल्टा टी को हम नीचे ला सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा a बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ r क्रॉस v, राइट, r इंटू वी। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब जैसे ही हम देखो डेल्टा टी को बहुत छोटा करते जाएंगे, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्या बोलेगा ये, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी टी। डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम पहुँच जाएंगे जैसे ही लिमिट्स लगाते हैं। तो बहुत ही छोटे चेंज की बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे डेल्टा मीन्स बड़ा चेंज थोड़ा, और डिफरेंशियल चेंज, ये जो स्मॉल डी है इट इज़ डिफरेंशियल चेंज, ओके। तो डी ए बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ आर क्रॉस वी। अगर बच्चों ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे कुछ देखा देखा सा एक्सप्रेशन लग रहा है, अगर हम इसको मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या कुछ हो पाएगा, यहाँ पे m इंटू वी वैक्टर आपने पढ़ा है कुछ, m इंटू वी वैक्टर इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, राइट। तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 1/2m r क्रॉस p वेक्टर, राइट। एंड r क्रॉस p is nothing but angular momentum. The moment of linear momentum is known as angular momentum, right? समझ आ रहा है बच्चों, r क्रॉस p क्या हो जाता है हमारा, लीनियर मोमेंटम। तो इसको मैं राइट साइड में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे बच्चों आपको दिखेगा नहीं नीचे। तो डी ए बाई डी टी विल बिकम L upon 2m. So this value is constant, right? This value is constant. This is known as aerial velocity, dA by dt. ठीक है, तो इस पे देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा इसमें, फास्ट फास्ट फास्ट, कोई कह रहा स्लो स्लो, कोई कह रहा फास्ट, मीडियम रखते हैं थोड़ा, ठीक है। बच्चों कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, कॉमन पेज से चलते हैं थोड़ा, ना ज़्यादा फास्ट ना स्लो, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m, राइट। और अगर हम वेक्टर नोटेशन को जरा साइड में रख दें तो सिंपली एल अपॉन 2m, राइट। ये हमारा रिलेशन आ गया। देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो ये सन है और इसके चारों तरफ एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो दो पोजीशंस में वो आपसे वेलोसिटी का रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि पॉइंट P पे और पॉइंट A पे जो डिस्टेंस है प्लैनेट का, वो यहाँ से मान लो 9r है और यहाँ से है r, ठीक। तो वो पूछ लेगा कि वेलोसिटी का रेशियो बताओ, या फिर वो बोल देगा कि यहाँ पे वेलोसिटी v है तो A पे वेलोसिटी v डैश कितनी होगी v की टर्म्स में। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन,
व्हाट अबाउट यू सर? एनडीए की तैयारी करना है। एनडीए तो आसान है, एनडीए में तो मैथ्स ज़्यादा आती है बच्चों, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो एनडीए के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे एनडीए भी क्रैक कर चुके हैं। तो इसका आंसर बताना ज़रा बच्चों जल्दी से, क्या होगा? आप वी डैश को फाइंड कर सकते हैं? सर स्लो पढ़ाओ, और कितना स्लो पढ़ेंगे? वी आर ऑलरेडी स्लो बच्चों, इससे ज़्यादा स्लो नहीं करना है और इससे ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है, ये एवरेज पेस है, इसी पे चलेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताओ, वी डैश की वैल्यू क्या होगी? v/2 कह रहा है कोई। बच्चों मेरा नाम विभोर है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था, आप बैक करके दोबारा से देख लेना जब वीडियो के एंड में, ठीक है? या वीडियो के एंड में मैं दोबारा इंट्रोड्यूस कर दूंगा अपने आप को। अभी हमारा पेस ब्रेक हो जाएगा। एक बार जल्दी से वी डैश की वैल्यू बताओ मुझे। v/2 बता रहा है बच्चा। भाई v/2 कैसे करें सॉल्व? देखो अभी बोला हमने कि L/2m इज कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम एट P और एंगुलर मोमेंटम एट A क्या होगा? बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम एट P कितना होगा? m v एट P और RP, ठीक। A पे कितना होगा? m v एट A एंड R एट A, ठीक। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो फटाफट। Vp की वैल्यू बोलो, V दे रखी है, RP 9R दे रखा है और VA हमको फाइंड करना है और RA की वैल्यू R है, तो सिंपली क्या हो गया? VA 9 टाइम्स V हो गया, V/9। बच्चों यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? अगर उसको बच्चों वेलोसिटी कम कैसे हो सकती है? V/9 की होगी, 9 टाइम्स होगी ना, तभी तो सेम टाइम में ज़्यादा यहाँ पे बड़ा सेक्टर बनेगा ना थोड़ा, जिसका एरिया बराबर होगा इसके, ठीक है? तो ज़्यादा सरकमफ्रेंस कवर करनी है ना उसको, एरिया इक्वल करने के लिए, तो ज़्यादा सरकमफ्रेंस वो कम वेलोसिटी से कर पाएगा क्या कवर? ज़्यादा वेलोसिटी से करेगा ना। ठीक है, तो 9 टाइम्स V हो जाएगी, V एट A, V डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो 9 टाइम्स V हो जाएगी, ठीक है? इन्वर्स रिलेशन है, डिस्टेंस इधर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, इधर डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो हमारा बताओ बच्चों, थर्ड कैपलर लॉ क्या कहता है? ये सब आप पढ़ चुके हो पहले ही, जस्ट रिवीजन के लिए हम इसको कर रहे हैं। हाय, अभी हाई कर रहे हो बच्चों, लेट ज्वाइन कर रहे हो आप, थोड़ा टाइम पे आया करो, ठीक है? टाइम पे ज्वाइन किया करो जिससे कि आपका सिलेबस पीछे ना रह जाए, वरना यू विल बी लैगिंग, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। थर्ड बताओ, लॉ ऑफ पीरियड्स है। थर्ड लॉ ऑफ केपलर इज लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, राइट? तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है? ये मेजर एक्सिस होती है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? मेजर एक्सिस। This is minor axis of the ellipse. So half of the major axis is known as semi major axis, right? तो क्या कहती है लॉ हमारी? थर्ड केपलर लॉ क्या कहती है? थर्ड केपलर लॉ कहती है T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी R क्यूब, ठीक है? R ये वाला पार्ट है, दिस इज R क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस, ठीक? इसको न्यूटन ने कैसे मैथमेटिकली प्रूव किया था ये हम देखेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स में, राइट? तो ये हमारी थर्ड लॉ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो बहुत आसान से थे 3 लॉ केपलर के। देखो इस पे भी क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होता है? रेशियो पूछ लेते हैं कि टाइम पीरियड दे रखा है, मान लो मार्स का टाइम पीरियड दे रखा है और मार्स का डिस्टेंस दे रखा है सन से, अर्थ का टाइम पीरियड है और अर्थ का डिस्टेंस है सन से, तो पूछ लेंगे कि मार्स का जो रिवॉल्यूशन का टाइम है वो कितना होगा। अब अर्थ का आपको पता है कितना है, 365 डेज, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन गिवन होगा अर्थ का, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन मास का गिवन होगा। तो आप यहाँ से रेशियो निकालेंगे, T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब।
तो वहाँ से टाइम आ जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूँ आपको। अब आगे बढ़ते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, राइट। सो दिस इज आवर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? दैट टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स having m1 and m2 masses attract each other with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers, right? Okay. But Newton said if a body is in motion, it will remain in motion unless external force is applied. So then why velocity increases near to sun? ठीक है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ बच्चों। बहुत ही कॉमन डाउट है ये, काफ़ी बच्चों को आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो बच्चों, यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो कैसा है? हमेशा परपेंडिकुलर है मोशन के, राइट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो फोर्स जब परपेंडिकुलर है मोशन के, तो उस फोर्स की वजह से कोई एक टॉर्क तो लगेगा नहीं प्लैनेट पे, राइट? तो जब एक्सटर्नल टॉर्क प्रेजेंट नहीं है, राइट, if there is no external torque acting on a body, then its angular momentum remains conserved, right? तो न्यूटन भाई साहब की बात तो ठीक है कि जब तक फोर्स नहीं आता तब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, मतलब मोमेंटम ट्रांसफ़र नहीं होता है, राइट? लेकिन मोमेंटम ट्रांसफ़र होने के लिए एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी या जो मोशन में चेंजेस आएगा वो फोर्स की ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और यहाँ पे फोर्स क्या है? उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है हमेशा, राइट? मोशन के क्या है? हमेशा परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो उसके मोशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर? वेलोसिटी क्यों चेंज हुई? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने की वजह से, आप जब एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हो, एम वी आर को mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2, उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टेंस फ्रॉम दी सन है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा, राइट? जैसे आपने रोटेशनल मोशन में देखा है कि जब भी कोई, मान लो जैसे हम ही लोग हैं, अगर हम रोटेटिंग चेयर पे या रिवॉल्विंग चेयर पे बैठते हैं, तो जब हम हाथ दूर करते हैं तो क्या होता है बच्चों? कंजर्वेशन में मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है? और जब हाथ पास लेके आते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से किया हम लोगों ने ये, ठीक है? तो फोर्स तो आपको क्लियर ही है। और जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है वो क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बच्चों यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑप्शंस में आपको पागल बनाने के लिए वैल्यू सेम दे देते हैं लेकिन यूनिट अलग कर देते हैं, ठीक है? तो उसको भी ध्यान में रखना। ये नहीं कि जल्दी से देखा कि मेरा मैग्नीट्यूड तो आ गया और टिक कर दिया वहाँ पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए। तो पूरा ध्यान से देखना है आपको, राइट? तो ये तो बहुत आसान है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता ही है। अब इसके पीछे की कहानी पे नहीं जा रहे हैं हम कि कैसे न्यूटन ने डिस्कवर किया, वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है या नहीं है। वो मून से डिस्कस, एक्चुअली मून को देखा था उसने, तो मून का जो एक्सेलरेशन था और अर्थ पे फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन को कंपैरिजन करके उसने बताया था दैट gravitational law is inverse square law, right? So we are not going into the depth of that part because हमको जिससे मतलब है वो चीज़ है ये F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर अभी के लिए, क्योंकि आपके पेपर पास में है इसलिए, वरना हम इसको भी डीप में पढ़ते। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो क्लियर है आपको, तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे फटाफट। इसका आंसर निकालो फटाफट। ठीक, सॉल्व करो अपनी अपनी कॉपीज में। इन थर्ड लॉ ऑफ केपलर व्हाट इज कांस्टेंट? जब हम मोशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो कांस्टेंट क्या है। ठीक है, चलो कैलकुलेट द डिस्टेंस। ये वाला क्वेश्चन की मैं फिगर बना देता हूँ। ये 9 kg का मास है, ये 1 kg का मास है। इसमें हमको बीच में एक ऐसा पॉइंट बताना है,
ये डिस्टेंस r है, जहाँ पे हम अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0, ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी स्मॉल m विल बी 0। आंसर बताओ इसका, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड दिस डिस्टेंस, दिस लेट्स से दिस इज x, तो x निकालो। तो ज़्यादातर हमको x ही निकालना होता है, बट इन जनरल x's आर ऑलवेज नोन। यहाँ पे निकालो x की वैल्यू। आंसर आया? कोई कह रहा है 9r/10, somebody is saying 3r/4। let's see what is the correct answer। 3r/4 from 9 kg, somebody is saying r/4 from 1 kg। see, this is the difference, right? What they have asked, they have asked the distance from the 9 kg mass, right? So in options you will have both the answers, r/4 also and 3r/4 also, right? But you have to tick the correct option। r/4 is not wrong, but r/4 is from the 1 kg mass, right? And 3r/4 is from the 9 kg mass। So correct answer is 3r/4 because they are asking distance from the 9 kg mass, right? हाय, अब हाय कर रहे हो, लेट आए हो, 10 बज गए। चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों जल्दी से, ये तो बहुत आसान है। देखो 9 kg वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन m ड्यू टू 9, और 1 kg वाला अपने पास अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो फोर्स ऑन m ड्यू टू 1। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तभी बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। व्हेन दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m विल बी 0, राइट? So g small m into 9 divided by x square is equal to g small m into 1 divided by r minus x का whole square, right? So gm will cancel out, taking square roots on both the sides, then 3 by x is equal to 1 upon r minus x। So 3r minus 3x is equal to x। So our x is 3r/4, which is correct। तो 3r/4 जिसने भी बोला था, they all are right। r/4 is not the right answer according to our question। Indeed it is right, it is from 1 kg, and 9r/10 is wrong, right? hello, hi। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे फिर। हो गया, ये स्क्रीनशॉट लेना है, ये रब कर दूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलो ये करके दिखाओ। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m ड्यू टू रॉड एज शोन इन द फिगर। ठीक, ये रॉड है बच्चों, एक यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये m मास की रॉड है और l लेंथ की रॉड है, राइट? तो m मास की और l लेंथ की रॉड है, हमको फोर्स एक्टिंग ऑन दी स्मॉल m निकालना है। फटाफट से निकालिए इसका एक्सप्रेशन।
आई एम गिविंग यू 2 minutes. बच्चों कर पाओगे ये क्वेश्चन? एज सच टफ तो नहीं है ये. मॉड्यूलस ही बता दो केवल, माइनस प्लस की टेंशन मत लो. हाँ सही है ये, जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डी प्लस एल मल्टीप्लाइड बाय एल. राइट, एक बच्चे का तो आ गया. ठीक है, एक और का आ गया. बाकी किसी का आ रहा है इससे अलग या कुछ? Nishant Upadhyay is saying, sir, I am not able to solve multi-conceptual questions on gravitation. Any tips? हाँ, इसके लिए बिल्कुल टिप्स हैं बच्चों. यहाँ करेंगे क्लास में हम मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी. और आसान ही होते हैं बच्चों, ये लिंक कर देते हैं और कुछ नहीं होता है. कि ग्रेविटेशन को अगर आपने एसएचएम से कपल कर दिया तो उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, राइट. तो उसके लिए आपको दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना ज़रूरी है. यू शुड बी गुड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑल्सो एंड यू शुड बी गुड इन ग्रेविटेशन ऑल्सो, देन ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट. सो फिजिक्स में जनरली यही होता है, दे कपल दी टू और थ्री टॉपिक्स टुगेदर, देन दे आर गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड तो कोई नहीं करने वाला, ठीक है. हाँ डेफिनेटली नीट में बच्चों वो होता है, नीट में you will find very question very easy, they are just formula based, so don't worry in NEET, but for JEE mains and advance you have to put an extra effort. चलो पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. Let's see, integration. Sir, gravitation is a force between earth and an object. Gravitation force between two objects. ग्रेविटेशन का मीनिंग केवल ये थोड़ी ना है कि अर्थ ही ग्रेविटेशन लगा रही है. ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अर्थ ने ही वो ले रखा है कॉन्ट्रैक्ट, दैट आई विल एक्सर्ट फोर्स ओनली ऑन द ऑब्जेक्ट्स. ग्रेविटेशन इज द यूनिवर्सल लॉ. ऑल द मासेस अट्रैक्ट ईच अदर विद द force of g m1 m2 upon r square, right? Since earth is very big, so it's the resultant of that force acts vertically downward, right? If suppose you and me are standing on a platform, and I got your doubt that why we are not attracting each other, right? The earth is so big and its gravitational pull is very strong, so the net resultant force is downward, vertically downward, right? That's why we are not attracting each other. Preparing for NEET. NEET के लिए बच्चों करो, NEET के लिए तो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सफिशिएंट है, इवन मोर देन सफिशिएंट है. जो यहाँ पे क्लास में हम करेंगे ग्रेविटेशन में
वो नीट के लिए मोर देन सफिशिएंट है, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल एम मास, राइट। तो इसमें बच्चों इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसा कि किसी बच्चे ने आंसर किया है, दैट इज करेक्ट। एंड अबाउट जेई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, जेई के लिए तो बताया, तो ये क्लासेस जेई और नीट दोनों में आपको हेल्प करने वाली हैं। अब जैसे इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये जेई में नहीं आएगा, लेकिन ये है आसान। नीट वाले बच्चे अगर इसको समझेंगे तो उनके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसकी थिकनेस है dx और उसका मास है dm, राइट। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉल m मास इज x। तो अब इस छोटे से छोटू का, जो छोटू है हमारे पास ये dm, और m के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, ठीक। अब हमने यहाँ पे लिया ही क्यों dm, ये छोटा एलिमेंट कंसिडर ही क्यों किया, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। ये इसलिए कंसिडर किया है बच्चों क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट है, राइट। ये कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट है, तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसको एक रिजल्टेंट निकाल के और फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, राइट। इसको करना लाइट को, चलो फिर करते हैं बच्चों, इसको देखो सॉल्व करते हैं। द फोर्स बिटवीन स्मॉल एम एंड एलिमेंट, तो जो df की वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आवर फर्स्ट मास इज स्मॉल m एंड सेकंड मास इज दिस एलिमेंट छोटू। ये छोटू का मास कितना है dm, राइट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द dm एंड स्मॉल m इज x। सो दिस इज आवर फोर्स acting between the small m and our element part, right. Now what we will do, we will integrate this, right. अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, you tell me guys that what is the initial limit for the small x and what is the final limit of the x। इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं हम। ग्रेविटेशन में बच्चों क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा वो भावुक हो जाते हैं तो तीन क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन, लेकिन जनरली एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक। तो x देखो, इनिशियल वैल्यू x की क्या होगी, सबसे पहला छोटू जो एलिमेंट मानेंगे हम, द स्मॉल dl एलिमेंट जो हम मानेंगे वो यहाँ पे होगा स्टार्टिंग में, और लास्ट एलिमेंट कहाँ होगा, बिल्कुल एंड पे। तो x की इनिशियल वैल्यू विल बी d, और जो कि हमारी लास्ट तक जाएगी तो कितनी हो जाएगी, d प्लस एल। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे d से d प्लस एल तक, ठीक। वेरी गुड, d2, वेरी गुड वेरी गुड, जिसने भी आंसर किया है ये बिल्कुल सही किया है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, उस पर बोर्ड पे कर देता हूँ मैं। फिगर तो क्लियर है ना सबको, यहाँ पे सॉल्व करते हैं अब इसको, ठीक। सो ये कर रहे थे हम dl, d से d प्लस एल हमारी लिमिट थी, और ये हमारा फोर्स था जो कि स्मॉल m और dm के बीच में लग रहा था, ठीक। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करके तो f आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट बताओ फटाफट, g एंड स्मॉल m आर कांस्टेंट, राइट। ये x² और d से d प्लस एल। अब लेकिन देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे करेंगे, dm को और x के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम। चेंज कैसे करेंगे, डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और वी कैन से इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यूनिटरी मेथड, जो आपने बचपन में सीखा था बिस्किट वाला, कि 5 रुपये में अगर 10 बिस्किट हैं तो 1 रुपये में कितने होंगे, 2 बिस्किट होंगे, 3 रुपये में कितने होंगे, 6 होंगे। तो वैसा ही है, अब जब भी डेंसिटी कांस्टेंट है तो आप ये बिस्किट कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, सिंपल वाला। देखो m मास कितने लेंथ में है, l में, ठीक। m मास l लेंथ में है, और dm मास कितनी लेंथ में है, dx। तो dm की वैल्यू यहाँ से बता दो कितनी आ जाएगी, सिंपल एज दैट, m dx डिवाइडेड बाय l, ठीक। अब m और l कांस्टेंट है, फिर से इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, gm कैपिटल M अपॉन l, ये कांस्टेंट है। dx अपॉन x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/-1/x आ जाएगा हमारे पास, और लिमिट्स हमारी हैं d2 d प्लस l। अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक।
क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन अब नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, इतना मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है, यू आर गुड इन दैट, राइट। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास f की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L, ऊपर हमारे पास बचेगा माइनस d, ओके, एंड प्लस d प्लस L अपॉन d इंटू d प्लस L, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, फिर जो L बचेगा ऊपर अकेला, वो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनल वो आएगा g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय d इंटू d प्लस कैपिटल L। तो जिसका भी ये एक्सप्रेशन आया है वो ठीक है, और जिसका नहीं आया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिसका आ गया है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उसके ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। आई एम राइट, बिल्कुल यू आर राइट, नो डाउट इन दैट, परफेक्ट, एंड इवन योर कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो क्लियर, you know where you have to put the initial limit and final limit, right? So answer is this, screenshot ले लिया होगा आई होप। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट। सर क्वेश्चंस भी स्लो कर दो, इतना तो स्लो किया, इससे ज़्यादा स्लो क्या होगा। चलो ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट करते हैं अब। तो जनरली देखो फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आया, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, फील्ड का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, जब हमको तो पता है कि दो मासेस के बीच में फोर्स लगता है, और कितना लगता है, Gm1m2/r², राइट। तो फील्ड का कॉन्सेप्ट इसलिए आया बच्चों, एक ऑरा होता है, जैसे हम ऑरा की बात करते हैं ना कि ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और किसी किसी को देख के लगता है कि नेगेटिविटी आती है इसके पास से, तो वैसे ही देखो उसी कॉन्सेप्ट से ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है हमने। किया क्यों, इसके पीछे रीज़न मैं बता दूंगा। जनरली है क्या ये, फोर्स पर यूनिट मास ही तो है, अल्टीमेटली है क्या, फोर्स पर यूनिट मास। अगर पर यूनिट मास की बात आ गई, जैसे मान लो ये कैपिटल M है और यहाँ पे कोई स्मॉल m है, तो इसके बीच में जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स होगा, तो लेट्स से दिस कैपिटल M इज़ फिक्स्ड, राइट। तो स्मॉल m को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से करेगा, G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r²। लेट्स से दिस इज r, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, राइट। तो अब ये वाले फोर्स को हम कह रहे हैं फोर्स पर यूनिट मास, हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे, तो कितनी हो जाएगी, Gm/r², राइट। तो हम कह रहे हैं, तो अब ये फील्ड है क्या, फील्ड एक स्पेस में हमने डिफाइन की, राइट। फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बट ये जो फील्ड डिफाइन कर रहे हैं ये हम एक स्पेस में डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं इस r रेडियस का एक पूरा स्फेयर मान लूँ इसके चारों तरफ, तो उस स्फेयर के हर पॉइंट पे यही फील्ड एक्ट करेगी, राइट। तो इससे हमको फायदा क्या हुआ, व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इससे फ़ायदा ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे बार बार आपको ना फोर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि बिटवीन द टू मासेस, आपको एक ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पता है, तो आप क्या करोगे, कोई सा भी मास आ जाए, आप क्या करोगे, सीधे फोर्स निकालने के लिए उस वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड को उस मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर्स की, ठीक। और ये फील्ड क्या है, इसके चारों तरफ है, इसका मीनिंग है कि एक इन्फ्लुएंस स्पेस है, ठीक। उस स्पेस में इस ऑब्जेक्ट की वजह से एक फील्ड जनरेटेड है, और जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट उस फील्ड में एंटर करता है देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, राइट। तो यही मीनिंग है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, और कुछ ऐसा फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका यही है, ठीक, कि एक स्पेस है, रीजन, एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, उस रीजन में व्हेनेवर सम मास विल एंटर
देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, राइट। और सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो जो 12th में है उनको पता होगा, जो 11th में है वो 12th में पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सॉरी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड किस ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होती है वो अभी हम देखेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की वजह से, जो आपके पेपर में बहुत ही काम आने वाली है आपके लिए, चाहे जेईई मेंस और नीट दोनों के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों एकदम याद रखना कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास। ठीक, चलो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट बॉडीज। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर सॉलिड स्फीयर इज, ये देखो, फॉर डिफरेंट बॉडीज अभी देखेंगे। जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, जिससे हम स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिंग की वजह से। और रिंग में मैं आपको एक अच्छी होमवर्क दूंगा, वो आप घर पे करके लेके आना, ठीक है। फॉर सॉलिड स्फीयर बच्चों क्या होगा, पहले तो दो कॉन्सेप्ट सीखो कि जब भी हम स्फीयर के बाहर होते हैं तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि सारे का सारा मास उसके सेंटर पे एक्ट करता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन न्यूटन से भी पूछा गया था, और न्यूटन को बहुत टाइम लगा था, लाइक 16 मंथ्स लगे थे, लेकिन वो भी बहुत कम है देखा जाए तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसने मैथमेटिकली प्रूव दिया था, जो आपके लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों, हम बस अभी यहाँ पे अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये जान लो कि जब भी आप स्फीयर के बाहर हो तो आप कंसिडर कर सकते हो कि सारा का सारा मास कहाँ एक्ट कर रहा है, उसके सेंटर पे। ठीक, तो इस स्फीयर का मास क्या हो जाएगा, कैपिटल M, और इसकी वजह से फील्ड आउटसाइड, लेट्स से दिस इज P पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, तो आउटसाइड द स्फीयर जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सिंपल क्या होगी, Gm/r²। अभी हमने देखा था पीछे, विच सिटी इज बेस्ट फॉर जेईई प्रिपरेशन। इसका आंसर तो मैं यही दूंगा, जो जिस सिटी में आप रह रहे हो वही सिटी बेस्ट है, क्योंकि आज की डेट में बच्चों नेट इजीली अवेलेबल है, क्लासेस भी इजीली अवेलेबल हैं। देखो जैसे अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। ठीक है, हमारे टाइम पे बच्चों क्या होता था कि नेट इजीली अवेलेबल नहीं होता था, और उसको हमें बहुत कॉस्टली था हमारे टाइम पे नेट, इंटरनेट। ठीक है, अभी इंटरनेट क्या है, इजीली एक्सेसिबल है और सस्ता है आपके लिए। तो अब तो इसका आंसर यही है कि आप ही की सिटी बेस्ट है, आप जहाँ पे बैठे हो, इवन आपका घर बेस्ट है, आप अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक, तो इंस्टासॉल पे बैठ के पढ़ो, आपकी सिटी बेस्ट है। तो इंटेंसिटी एट P कितनी हो जाएगी, Gm/r²। ऑन द सरफेस, जब हम सरफेस पे आएंगे तो दिस स्मॉल r विल बिकम कैपिटल R, राइट। तो क्या हो जाएगा, Gm/r², राइट। जैसे ही हम सरफेस के अंदर पहुंचेंगे, दैट मीन्स हम यहाँ पे किसी रीजन में, इस रीजन में कहीं भी आप हो सकते हो, इस मान लेट से इसको Q बोल देते हैं। अब ये P पॉइंट है, ये Q बन गया है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक, तो इसकी जो इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो होगी Gm/r डिवाइडेड बाय r²। ठीक, ये कैसे आती है तो कहोगे तो मैं प्रूव करके बता दूंगा, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, इतना प्रूफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, आपका पेपर जनवरी में आ रहा है तो इसको आप प्लीज़ बाय हार्ट कर लीजिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, या फिर जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझाऊंगा मैं, उसमें आपको बता दूंगा। ठीक, तो अपना टाइम सेव हो जाएगा, दो बार हमको नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ऑन दी सरफेस आ गया, लेकिन फिर भी हम जो स्फीयर का मास है वो एज्यूम करते हैं कि सेंटर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो ये तीनों इंटेंसिटीज का। एक बार मैं इसको आपको ग्राफ भी बता देता हूँ। बेटा देखो, ग्राफ पेपर में आ जाता है और वो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। ये हमारा स्फीयर है, ठीक, विजिबल है बच्चों, ये विजिबल है। ठीक, ये हमारा स्फीयर है r रेडियस का,
और ये स्मॉल आर की वैल्यू वेरी हो रही है, आउटसाइड से हम मूव करते हुए अगर इनसाइड आ रहे हैं और फिर सेंटर पे चले जा रहे हैं सरफेस से होते हुए, तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ठीक। तो ये हमारी फील्ड इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ये हमारा डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक। तो पी पॉइंट जब सेंटर पे होगा तब फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अब देखो जब स्फेयर के अंदर है वो, पी पॉइंट कहीं भी स्फेयर के अंदर है, तो उसके लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या था, ई स्मॉल आर, इनसाइड वाला क्या एक्सप्रेशन था, याद है आपको, जी कैपिटल एम स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, ठीक। तो इसका एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जब अंदर है तो लीनियर वेरिएशन है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, डिस्टेंस के साथ लीनियर वेरिएशन है। तो यहाँ पे माउंटेन टाइप ग्राफ, राइट। तो यहाँ तक सरफेस तक तो क्या है बच्चों, लीनियर वेरिएशन, और यहाँ वैल्यू कितनी होगी सरफेस पे, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय सॉरी कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एट द सरफेस, सो जी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, जनरली दोनों सेम ही है एक्चुअली, जब आप 12th में पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इवन ग्राफ में भी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। सो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड द स्फेयर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इन्वर्स रिलेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड का डिस्टेंस के साथ इस सॉलिड स्फेयर के बाहर इन्वर्स रिलेशन है, तो हमारा उसका ग्राफ क्या होगा, ये वाला, ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और ये जो वैल्यू है ये वाली हमारी क्या है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पेपर में डायरेक्टली आ जाता है, नीट में और इवन जेई मेंस में भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी चौंकने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आ जाता है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ग्राफ समझ नहीं आया, अरे ग्राफ क्यों नहीं समझ आया, तो रब कर दिया मैंने। चलो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ समझ नहीं आया तो देख लो एक बार। बट ये देखो इधर एक्सप्रेशन, वो सॉरी ये तो हॉल स्फेयर का है, ये देखो इनसाइड द स्फेयर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना, डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगी, ठीक है। और बाहर जैसे ही आप सरफेस से बाहर निकलेंगे तो कैसा रिलेशन है, बोलो, जैसे ही आप सरफेस से बाहर निकलेंगे तो इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन है, लिखा तो है यहाँ पे। तो इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन है, मीनिंग जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड कम होती जाएगी, ठीक। लेकिन वो लीनियरली कम नहीं हो रही है, इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन से कम हो रही है, तो उसको ध्यान दो, ठीक है, इसलिए समझ नहीं आया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हॉलो स्फेयर का देखते हैं। फॉर हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर के लिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हॉलो स्फेयर के लिए जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं स्फीयर के अंदर, तो फोर्स लगने वाला जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम बाहर होते हैं तो वही मास कहाँ एक्ट करता हुआ मानते हैं हम, सेंटर पे, ठीक। तो ऐसा होता क्यों है, एक जनरल आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप वैसे समझ लो कि जब जैसे ही आप इसके अंदर गए तो यहाँ पे क्या होगा, हर तरफ से आप पे क्या होगा, अगर हम माने कि ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं से मिलके बना है तो सारे एलिमेंट्स इसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। और मान लो कि सब एलिमेंट्स का जो
मास है वो आप सेम कंसिडर कर रहे हो, सारे एलिमेंट सेम मास के कंसिडर हो रहे हैं। तो बच्चों अगर हम ये वाला ये देख ले, मान लो यहाँ पे और ये कंसिडर करो, सेम मास के हैं, लेकिन डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस में क्या हो रहा है, ये ज़्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है, तो यहाँ वाला जो 1 वाला पार्टिकल है वो इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा और 2 वाला कम फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसके राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ फोर्सेस क्या है, ज़्यादा, तो इन सब के जो कंपोनेंट ऐड होते हैं वो सब ज़ीरो, रिजल्टेंट ज़ीरो आता है। ठीक है, सारे कंपोनेंट जब ऐड होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, ज़ीरो। इसलिए अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है हॉलो स्फीयर के अंदर, वो क्या होती है, ज़ीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही होता है। ठीक, और फोर्स भी क्या, फोर्स ज़ीरो है तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपने डिफाइन कैसे की थी, फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स ज़ीरो है तो फिर इंटेंसिटी भी ज़ीरो होगी। ठीक, तो ये जनरल आइडिया था, सिंपल सा। तो इनसाइड द स्फीयर, हॉलो स्फीयर, क्या होगा, इंटेंसिटी ज़ीरो। सरफेस पे तो सिंपल हमको पता ही है, सरफेस पे क्या होगी, Gm/R²। और आउटसाइड द सरफेस Gm/r², डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनाते हैं फिर। अब हेलो हो रहा है जब जाने का टाइम आ रहा है, 1 घंटे की क्लास होती है अपनी, क्लास खत्म होने वाली है और अब आ रहा है ये बच्चा। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं फटाफट। ठीक, हॉलो स्फीयर का ग्राफ कैसे बनेगा, ये कैपिटल आर है और डिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक, मास है m। चलो अब आपको पता है ये कि स्फीयर के अंदर कितनी इंटेंसिटी होती है, इस स्फीयर के अंदर कितनी इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ज़ीरो है, अभी डिस्कस किया था, क्योंकि फोर्स ज़ीरो है तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी ज़ीरो। उसके जस्ट जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचे तो सरफेस पे कितनी है, Gm/r², ज़ीरो। वेरी गुड वेरी गुड, अंदर ज़ीरो है तो यहाँ पे बनेगी लाइन हमारी ज़ीरो पे, एक्सिस पे। सरफेस पे जैसे ही पहुंचे तो ये वैल्यू हो गई Gm/R²। ठीक, इसके बाद इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है पिछले वाले की तरह सेम, तो ग्राफ हमारा सिंपल ऐसा बनेगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये जो हमने बनाया है अभी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, सही लिखा है आपने। अब आपके लिए होमवर्क वाली चीज़ आ रही है। ठीक, तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं रब कर रहा हूँ इसको। चलो अब ये आ गया होमवर्क आपके लिए, इसका मैं एक्सप्रेशन बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो, लेकिन जो होमवर्क है वो भी बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या है। ठीक, एक्सप्रेशन प्रूव करना भी बहुत आसान है, पिछले वाले का भी प्रूव करना आसान है, लेकिन प्रूफ पे अभी हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी जनवरी में आपका पेपर है, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ। तो इसका एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी P पॉइंट पे, जो कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, और इस रिंग का मास है m और रिंग की रेडियस है a। ठीक, तो जो इंटेंसिटी है P पॉइंट पे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे, वो है हमारी Gm इंटू स्मॉल x डिवाइडेड बाय a² प्लस x² होल पावर 3/2। ठीक है, अब बच्चों होमवर्क सुन लो इसका होमवर्क है हमारा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, देखो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे, जब ये P पॉइंट रिंग के सेंटर पे आएगा, जब आप x की वैल्यू 0 करेंगे और ये P पॉइंट रिंग के सेंटर पे आएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे हमारी हो जाएगी 0। ठीक,
क्लियर है इतना? और जब यही P पॉइंट हम इन्फिनिटी पे ले जाएंगे और इस x को डिनोमिनेटर में लाके इस ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं और x की वैल्यू क्या हो गई अब? इन्फिनिटी। तो वहां पे भी ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0। क्लियर है? ये कैसे आया बेटा? सिंपल प्रूफ है, घर पे ट्राई करना। यहीं वही dm छोटू मानो, छोटू की वजह से फील्ड निकालो और फील्ड के जो कंपोनेंट आएंगे वर्टिकल वाले वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सिमेट्रिकल छोटू इधर भी होगा, ठीक? तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल सारे क्या हो जाएंगे? एड अप। तो वो एड अप करके जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका ये आएगा रिलेशन, ठीक है? इन्फिनिटी पर 0 कैसे? बच्चों किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आता है? इन्फिनिटी वो 0 आता है ना, तो इसीलिए 0 है इन्फिनिटी पे। जब ये x को मैं कह रहा हूँ नीचे ले जाके ब्रैकेट के अंदर ले जाओ आप, ठीक? तो जब x की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो जाएगा और ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। सेंटर पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है? 0। ओके, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है इन्फिनिटी पे, ठीक? यहाँ लेकिन हमारे पास बीच में तो कुछ वैल्यू आ रही है, ये रिजल्ट आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। डेट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से कुछ वैल्यू तक बढ़ी और फिर उसके बाद 0 हो गई। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, राइट? एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। और नो डाउट ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में भी आ सकता है और एडवांस में भी आ सकता है, ठीक? तो वो पॉइंट बताओ, x की वो वैल्यू बताओ, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक? तो उसके लिए आपको करना क्या है? कैसे सॉल्व करोगे, कैसे निकालोगे ये x की वो वैल्यू की जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम है? हाउ विल यू डू इट? You have to differentiate this with respect to x and put it equal to 0, find the value of x, right? तो उस x पे आपको पता लग जाएगा, ये मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी थोड़ी। डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकालो, ये होमवर्क है, आप होमवर्क में निकालिए x की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम निकालिए, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करके। वेरी गुड, परफेक्ट, यू आर राइट। मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट, राइट, वेरी गुड। सो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन बच्चों। सो नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी तो हम पिछला जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे फटाफट क्या पढ़ा है, और उसके बाद यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू, स्टे विद इंस्टासॉल्व। और क्लासरूम वाले टैब पे आप चेक करते रहिए कौन सी क्लास आ रही है और उसके लिए रजिस्टर करते रहिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है? सर मैं 9th स्टैंडर्ड में एडवांस पढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल पढ़ो, फाउंडेशन क्लासेस में शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, तो ग्रेविटेशन का देखते रहो बच्चों। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओके? चलो फिर मिलते हैं बाद में, बाय।